हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। और आज हम लोग जो है इस लेक्चर में सीखेंगे किसके बारे में, रोज नामचा के बारे में, यानी जर्नल के बारे में। ठीक है, तो जर्नल कैसे बनता है, उसमें क्या नियम लगते हैं, वो कैसे कैसे तैयार किया जाता है, और मुख्य रूप से कौन कौन सा लेखा आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, उस टाइप के ही आपके जो है क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे और उससे रिलेटेड ही कुछ बातें यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो आज की क्लास में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली बात अगर हम लोग करें कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, तो पुस्तपालन की बहियों के बारे में जानने वाले हैं। आपको पता है कि जर्नल जो है ना, वो पुस्तपालन की प्रारंभिक बहियों में से हमारा एक है। ठीक है, यानी प्रारंभिक बही है जर्नल, है ना बात। और हमारा जो लेखांकन स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले पुस्तपालन आता है। तो पुस्तपालन में कौन कौन सी बहियां आती है, आपको सबसे पहले उसके बारे में पता चलेगा। फिर इसके बाद जो रोजनामचा होता है, यानी आपका जो जर्नल होता है, उसका आखिर में अर्थ क्या है, हम लोग उसके अर्थ को समझेंगे। फिर उसके बाद रोजनामचा का उद्देश्य, महत्व या लाभ समझेंगे, यानी ये जो जर्नल बनता है, ये रोजनामचा बनता है, इसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है, इस चीज को देखा जाएगा। फिर इसके बाद देखा जाएगा कि हमारा जो रोजनामचा है उसकी कितने प्रकार की प्रविष्टियां होती हैं, उसमें सभी प्रविष्टियों के बारे में हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे। लेकिन उनमें से सारी प्रविष्टियों के बारे में समझना नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को समझना है। तो हम लेकिन सारे प्रकार बता देंगे कि जर्नल के अंदर इस प्रकार की प्रविष्टियां होती है। और उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हम लोग का संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि क्या होता है, इसको समझेंगे। और इसी तरह से हम लोग जो है और भी अलग प्रकार के, जैसे बैंक संबंधी प्रविष्टियों को समझेंगे। और इसके बाद हम लोग जो है कटौती की प्रविष्टि को समझेंगे। हम लोग का मुख्य रूप से इतनी चीजों को आज के क्लास में जो है कवर करना है, देखना है, जानना है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा जो है उस चैप्टर का नाम है रोजनामचा तैयार करना, यानी उस चैप्टर का नाम है, आप बोल सकते हैं, जर्नल। तो जर्नल हम लोग को देखना है, सीखना है, जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले स्लाइड से। हमारा जो है क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले कि ये पुस्तपालन की बहियां जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है ना बात। अगर पुस्तपालन की बहियों की बात करें तो पुस्तपालन में हमारी तीन बहियां आती हैं। तीन बहियां कौन कौन सा, जो पुस्तपालन की हमारा दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता जो लुकस पैसोली है, उनके अनुसार पुस्तपालन की टोटल तीन बहियां हैं। कौन कौन सी बहियां, पहले बही का नाम है स्मारक बही या रद्दी बही या रफ बुक या लॉन्ग बुक, ऐसे करके इसका नाम जाना जाता है। ठीक है, और इसको जो है मेमोरेंडम या फिर मेमोरेंडम बुक यानी स्मारक बही, या फिर रफ बुक। ठीक है, या फिर रफ बुक यानी आपका जो है आपका जो है रफ बुक बोल सकते हैं, जिसको रद्दी बही या फिर रफ बही भी कह सकते हैं। तो इस नाम से जाना जाता है। दूसरा जो बही है उसका नाम हमारा जर्नल है, यानी रोजनामचा। और तीसरा हमारा जो बही है उसका नाम क्या है, उसका नाम है खाता बही, यानी लेजर। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी इतनी बहियां इसके अंदर आती है। ठीक बात, ये बहियां आती है। लेकिन अगर बात किया जाए लेखांकन के मद्देनजर, जो प्रमुख बहियों की बात करते हैं, लेखांकन की शुरुआत जिस बही से बात करते हैं, तो उसमें जो हम लोग का मेमोरेंडम बुक होता है ना, यानी रफ बुक होता है ना, उसको हम लोग जो है उसमें कंसिडर नहीं करते, यानी उसको उसमें नहीं गिना जाता है। बल्कि ये एक अलग से वही है। जैसे आप देखिए, अगर आपके टीचर्स आपसे कॉपी मांगते हैं कि नोट्स दिखाओ, तो आप अपने फेयर नोट्स ले जाकर दिखाते हैं, या फिर जो है रफ कॉपी बनाए रहते हैं, रफ नोट्स बनाए रहते हैं, उसको ले जाके दिखाते हैं। कौन सा दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने फेयर कॉपी को दिखाते हैं, जो फेयर नोट्स होते हैं उनको दिखाते हैं, जो रफली आपने नोट किया उसको ले जाकर टीचर को दिखाते नहीं। सेम इसी तरह लेखांकन में भी हमारा जो है ना, जो ये मेमोरेंडम बुक है वो क्या होता है, एक रफ बुक होता है। वो उसमें क्या होता है कि जैसे ही सौदे हुए, उस सौदे को पेंसिल या कलम के माध्यम से जो है उसमें लिख लिया जाता है, ताकि सौदे भूला ना जाए। क्या क्या लिखा जाए तुम्हें, उसमें लिखा जाता है सौदा किस डेट को हुआ है, और सौदा क्या हुआ है, और सौदे का अमाउंट कितना है, बस इतना ही चीज। यानी तिथि, फिर उसके बाद सौदे कैसा सौदा है, और उसके बाद उसकी राशि, बस इतना ही इसमें उल्लेख किया जाता है। ठीक बात, यानी हमारा जो है ना, हमारा ये रफ बुक है, वो केवल और केवल क्या करता है, केवल और केवल आपको सौदों को याद करने में मदद करता है। इसीलिए इसको स्मारक बही कहते हैं, स्मरण के लिए रखा हुआ है, भूल ना जाए सौदे, है ना बात, इसके लिए रखा हुआ है। अच्छा, बहुत सी जगह इसकी जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आदमी जनरल में भी कर लेता है अगर उसको सारी चीजें याद रहता है। ठीक है, लेकिन जब सौदों की संख्या ज्यादा हो जाता है तो लोग इसको जनरली इसको बना लेते हैं, रफली लिखते चलते हैं, ताकि कोई सौदा भूल ना जाए। ठीक है, तो ये रफ बुक होता है। फिर इसके बाद आता है जर्नल। ये क्या होता है, ये तो हम लोग का आज का चैप्टर ही है, आज को समझना ही है पूरा पूरा जर्नल के बारे में, जिसमें हम लोग प्रत्येक सौदों को जो है एक बाकायदे फॉर्मेट में, जो उसका फॉर्मेट पहले से डिस्क्राइब्ड है, उस फॉर्मेट के अंदर हम लोग लिखते हैं, बढ़िया तरीके से सारी चीजों को समझते हैं। और हमारा अगली बात किया जाए तो अगली बात किया जाए खाता बही। तो खाता बही जो है आपको आगे पढ़ना है, उसमें क्या होता है कि जनरल में जो हमारे सौदे होते हैं उनके पृथक पृथक खातों को
अपना बनाया जाता है। जैसे राम का है, राम से रिलेटेड सारे सौदे राम के खाते में गया। श्याम का है, श्याम से रिलेटेड सारे सौदे सौदे श्याम के खाते में गया। ऐसे करके हमारा जो है अलग अलग खाता बही में अलग अलग प्रकार के खाते बनते हैं एक निश्चित चीज का। जैसे कैश का है तो कैश का सारा सौदा कैश अकाउंट में बनेगा, तो इस तरह से। तो खाता बही आपको सीखना है नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जर्नल, कि जर्नल होता क्या है भाई। तो जर्नल का अर्थ देखिए, तो रोजनामचा को अंग्रेजी में जर्नल कहते हैं, ये बात पता चल गया, ठीक है, जर्नल कहते हैं। और इस शब्द की उत्पत्ति जो है ना वो फ्रेंच भाषा के जॉर शब्द से हुई है। जो जर्नल है उसमें JOUR लग रहा है ना, तो ये JOUR ये जो है जॉर है, ठीक है। और ये जॉर कौन सा शब्द है, ये जॉर है फ्रेंच भाषा का शब्द, ठीक है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज है। फ्रांस में जो लैंग्वेज बोला जाता है फ्रेंच, ठीक है, वो लैंग्वेज है ना बात। अब इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंच मतलब जॉर का मतलब, फ्रेंच में अपना जॉर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है जॉर शब्द का अर्थ है डायरी या डे बुक, या फिर यहाँ पे दिन लिखा है यहाँ पे, जबकि क्या होना चाहिए, दैनिक बुक होना चाहिए। तो इसका क्या होता है, डायरी या डे बुक, डे बुक या प्रति दिनचर्या पुस्तकें, ऐसे करके जो भी नाम समझिए। आपका डायरी क्या होता है, डायरी में आदमी क्या करता है, दिन भर जो हुआ उसको लिख लेता है कि नहीं बात। जो डायरी लिखते हैं वो क्या करता है, वो अपने दिन भर की जो जो चीजें उनको याद रहता है, रात में बैठते हैं अपनी डायरी में सारी चीज नोट कर लेते हैं कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, यही होता है ना। तो जॉर जो है वो उसका वही अर्थ होता है कि जॉर का मतलब होता है डायरी या डे बुक या दिनचर्या पुस्तक, है ना बात, ये होता है। तो इसी हिसाब से आपका क्या होगा जर्नल का। तो लिखा है कि कुछ विद्वानों का मत है कि जर्नल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इस शब्द से हुआ है। कौन सा शब्द, डार्नस, ठीक है। अब ये डार्नस शब्द से आपको लग रहा है कि हुआ है जर्नल, या डार्नस और जर्नल कहीं से मैच करता है, तो इसीलिए इस वाले विचारधारा को सबसे कम माना जाता है। महत्वपूर्ण विचारधारा वही जॉर वाला है, ठीक है, इससे हुआ है, ठीक है। और डार्नस का अर्थ क्या होता है, हमारा डार्नस का अर्थ होता है प्रतिदिन, ठीक है, तो इससे माना जाता है। तो ये बात हो गया, ठीक बात। अब ऐसे क्या बोला है, अब ऐसे बोला कि जर्नल में जो शब्द जोड़कर बना है, जॉर और नल शब्द जोड़कर बनाया गया है, जिसमें जर्नल का अर्थ प्रतिदिन का लेखा होता है, ठीक है। अगर हम लोग बोले जर्नल का शाब्दिक अर्थ, तो जर्नल का शाब्दिक अर्थ क्या, प्रतिदिन का लेखा, क्योंकि जॉर का मतलब डायरी हो गया और नल मतलब उसमें जो डायरी को लिखना है ना, इसकी बात हो गया, ठीक है। तो डायरी को लिखना यानी प्रतिदिन का लेखा, तो ये हमारा जर्नल का शाब्दिक अर्थ हो गया। लेकिन क्या इस शब्द से हमें जर्नल पूरा समझ में आ रहा है, क्या इससे हमें जर्नल समझ में आ रहा है पूरा, तो नहीं। तो इसे हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसे हम लोग लेखांकन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो लेखांकन में क्या होता है, जर्नल कि हमारा व्यवसाय प्रतिदिन अनेक प्रकार का लेन देन करता है, ठीक है। अब वो अनेक प्रकार के लेन देनों में से जो मौद्रिक लेन देन होता है, मौद्रिक लेन देन का मतलब ऐसा लेन देन जिसमें मुद्रा पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिस लेन देन को मुद्रा में मापा जा सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं मौद्रिक लेन देन, ठीक है। तो हमारे लेखांकन में जो प्रतिदिन जो लेन देन होते हैं, जो मौद्रिक लेन देन होते हैं, उन्हीं मौद्रिक लेन देनों को तिथिवार, क्रमानुसार और निश्चित नियम के आधार पर, ठीक है, क्या क्या, तिथिवार, क्रमानुसार और निश्चित नियम के आधार पर जिस पुस्तक में लिखा जाता है या फिर लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। बात समझ में आया। तो जर्नल क्या है, जर्नल व्यावसायिक मौद्रिक लेन देनों का तिथिवार, क्रमानुसार तथा निश्चित नियम के आधार पर एक निश्चित पुस्तक में लिखने की प्रक्रिया जर्नल कहलाती है, ठीक बात। तो ये हमारा जर्नल का मेन डेफिनेशन हो गया, और यहां पर हमने जर्नल के शब्द से रिलेटेड कुछ बातें बता दी, यानी शाब्दिक अर्थ आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए, तो यहां पर देखिए इसमें लिखा हुआ कि रोजनामचा पुस्तक पालन की सर्वप्रथम प्राथमिक पुस्तक है, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है रोजनामचा कैसी पुस्तक है, तो रोजनामचा जो है प्राथमिक पुस्तक है, लेखांकन की पहली पुस्तक प्राथमिक पुस्तक, ठीक है। इसे व्यवसाय की डायरी भी कहा जाता है। क्यों डायरी कहा जाता है भाई, जर्नल नाम ही है, जॉर शब्द से बना है, उसका मतलब ही डायरी होता है, तो इसे व्यवसाय की डायरी भी कहा जाता है। जैसे व्यवसाय हम लोग की डायरी क्या होता है, हम लोग का दैनिक जो हम लोग दिन भर किए रहते हैं वो डायरी में लिखा जाता है, उसी तरह व्यवसाय की डायरी हो गया, व्यवसाय में दिन भर जो हुआ रहता है वो जर्नल में लिखा रहता है, ठीक है। फिर स्मारक बही के आधार पर इसमें भी सभी लेन देनों का रूपों का प्रविष्टि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के आधार पर क्रमबद्ध रूप से तिथिवार की जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्मारक बही के आधार पर, जो स्मारक बही में जिन जिन लेन देनों को लिखा रहता है, उन लेन देनों को उठाते हैं और उन लेन देनों को दोहरा लेखा प्रणाली के नियम के अनुसार, ठीक है, क्योंकि जितने भी लेखांकन होते हैं वो सारे के सारे लेखांकन किसके हिसाब से होता है, दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से होता है। तो उन लेन देनों को उठा करके दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, लिखते हैं क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध का मतलब होता है लाइन बाय लाइन।
पहले जो सौदे हुए उनको पहले लिखो, दूसरे सौदे जो है उनको दूसरे नंबर पे लिखो। ठीक है, तो क्रमबद्ध रूप से। दूसरा तिथिवार यानी डेट वाइज भी, पहले 1 तारीख का, फिर 2 तारीख का, फिर 3 तारीख का। ये नहीं कि 3 1 2 ऐसा या ऊपर नीचे आगे पीछे करो, ऐसा नहीं, तिथिवार की जाती है। ठीक है, प्रविष्टियों को लिखते समय उन्हें दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार ही डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। यानी जब जर्नल एंट्री किया जाता है तो उसमें कुछ खाते डेबिट होते हैं, कुछ खाते क्रेडिट होते हैं। तो उन खातों को डेबिट क्रेडिट करते समय आपको दोहरा लेखा प्रणाली का ही नियम कानून को देखना पड़ता है, उसी के अनुसार वो डेबिट और क्रेडिट होते हैं। ठीक है, रोजनामचा में लेन देनों को लिखने की प्रक्रिया को हम लोग रोजनामचाकरण कहते हैं। यहां पर याद रखिए, जो लिखने की प्रक्रिया है उसको रोजनामचाकरण कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो जर्नलाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। जर्नल में लिखने की प्रक्रिया को हम लोग जर्नलाइजिंग कहते हैं। ठीक बात, अक्सर ये भी पूछा जाता है कि जर्नलाइजिंग क्या है, तो जर्नलाइजिंग जर्नल में लिखने की प्रक्रिया को है। जर्नल किससे बनता है? स्मारक बही के हेल्प से बनता है, रफ बुक जो है ना उसके हेल्प से बनता है। ठीक बात, तो ये बात हो गया हमारा जर्नल के बारे में कि जर्नल क्या होता है। अब आगे देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे, जब जर्नल को समझ गए तो अब जर्नल के कुछ अपने उद्देश्य, महत्व या लाभ को समझा जाए। क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या महत्व लाभ है। तो जर्नल के उद्देश्य, महत्व, लाभ को हम लोग इस प्रकार से देखा जाता है। सबसे पहला क्या है? सभी लेन देनों की जानकारी। सीधी बात है, जर्नल जब हम लोग करते हैं तो इससे हमें सारे लेन देन की जानकारी मिल जाती है, वो भी कैसे? तिथिवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, सबकी पूरी तरह से डिटेल जानकारी आपको मिल जाती। दूसरी बात क्या है? अशुद्धियों की न्यूनतम संभावना। अब प्रतिदिन आपका जो भी लेन देन हुआ है उन सभी लेन देनों को स्मारक बही से मिलाते हुए इसमें लिखने की वजह से क्या होता है? इसमें अशुद्धि होने के कम से कम चांसेस है, न्यूनतम चांसेस है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्या है? खतौनी में सहायक। जर्नल के सहायता से ही आपका खाता बही बनता है। ठीक है, और जर्नल से खाता बही में लिखने की प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं। तो जर्नल जब तक नहीं होगा तब तक खाता बही बनाने में आपको क्या होता है? समस्या होता है। देखिए, डायरेक्ट आप सौदों से भी खाता बही बना सकते हैं, लेकिन आसान कैसे बनेगा? आसान तब बनेगा जब उस सौदों को आप जर्नल में डाल दो और जर्नल से उठा करके उसे खाता बही में लिखो। ठीक है, तो ये आसान बनता है। ठीक बात, तो इसी तरह से जर्नल से हमारा जब खाता बही में चीजें जाता है यानी खतौनी किया जाता है तो उसमें भी ये आसान पड़ता है। ठीक बात, नेक्स्ट, विशिष्ट लेन देनों के लिए उपयुक्त। हमारे बहुत से ऐसे लेन देन होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, जैसे समायोजन से संबंधित जितने लेखे होते हैं वो विशिष्ट लेन देन होता है। ठीक है, अभी आप लेन देनों के प्रकार पढ़ेंगे, मतलब जर्नल में जो भी लेखा होते हैं उसके प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा बहुत से विशिष्ट लेन देन होते हैं। उन सभी प्रकार के विशिष्ट लेन देनों के लिए आपको जर्नल की आवश्यकता पड़ता है। ठीक बात, तो यहां पर आपको जो है उसके लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ जाता है, तो ये उसमें भी जरूरी पड़ता है। जैसे यहाँ पे बताया है कि अपराध प्रेरण का लिखा हुआ, समायोजन का लिखा हुआ, इस प्रकार के आदि जो भी लेखे होते हैं उन सभी लेन देनों को जो है जर्नल में लिखना आसान होता है। ठीक बात, तो इसके लिए ये उपयुक्त होता है। फिर उसके बाद क्या है? विवादों के निपटारे में सहायक। जाहिर सी बात है, अगर आपने जो है ना सभी चीज को लिखा है तिथिवार और अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिखा है तो विवाद के समय आप उसको दिखा सकते हो कि देखो भाई ये है हमारा रिकॉर्ड, इसको देखो ये बात हुआ है। जैसे आपने किसी को पेमेंट दे दिया, वो बोला नहीं दिया नहीं दिया, तो आपने पेमेंट दिया होगा तो लेखा किया होगा ना, आप लेखांकन को दिखा दो कि देखो हमने इतने तारीख को इतने रुपए का तुम्हें पेमेंट कर दिया है, कैसे करोगे? नहीं किया। ठीक है, तो विवाद जो व्यापारिक विवाद होते हैं उन व्यापारिक विवादों को जो है हल करने में इसकी सहायता ली जा सकती है। ठीक बात, नेक्स्ट आता है हमारा नाम और जमा करने के नियम। अब सीधी सी बात है, जब जर्नल आपको बनाना होगा तो जर्नल बनाते समय उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन तो पता होना चाहिए। कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, ये तो पता होना चाहिए। तो इसके हिसाब से जो खाते होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग ट्रेडिशनल रूल की बात करें, परंपरागत तरीके से बात करें तो हमारे खाते जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं जर्नलाइजिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से खाते होते हैं? सबसे पहले खाते को हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट, जिसे हम लोग व्यक्तिगत खाता है। दूसरे खाते को कहते हैं रियल अकाउंट, जिसको हम लोग वास्तविक खाता कहते हैं। और तीसरे खाते को कहते हैं नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता। आसान तरीका पहचानने का क्या है? पर्सनल अकाउंट को जो है हम लोग किस चीज से पहचानेंगे? नाम से। किसी भी संस्था का, व्यक्ति का नाम वगैरह होगा तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। या फिर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जो भी चीजें किसी पर्सन को इंडिकेट करेगा, यानी जो सौदे हैं, जो खाते हैं, वो उस खाते का मतलब ही होगा कोई व्यक्ति या फिर व्यक्ति का समूह, तो वो पर्सनल अकाउंट में होगा। जैसे एक होता है देनदार। देनदार क्या होता है? देनदार वो व्यक्ति होते हैं जो देने वाले होते हैं, यानी जिन भी व्यक्तियों को आपने उधार माल बेचा है उन व्यक्तियों को देनदार कहेंगे। तो देनदार किसको बता रहा है? किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक बात, तो या तो नाम होगा किसी का भी, संस्था का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, कंपनी का नाम हो, किसी व्यापार का नाम हो, किसी का भी नाम होगा तो पर्सनल अकाउंट होगा।
दूसरी बात क्या है कि या तो व्यक्ति या व्यक्तियों को समूह को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। ये पर्सनल अकाउंट पहचानने का तरीका होगा। रियल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट में हमारा आता है संपत्ति। जो भी संपत्तियां होती हैं वो सब के सब आपके रियल अकाउंट में आते हैं, ठीक बात। जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सारे के सारे रियल अकाउंट है। और फिर हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? तो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं आपके कोई भी एक्सपेंसेस, यानी खर्च से संबंधित कोई खाता, ठीक है, कोई भी आपका इनकम यानी आय से संबंधित कोई खाता, आपका अगर लाभ हो गया तो वो, ठीक है, लाभ भी इसके अंदर आते हैं, और अगर आपका हानि हो गया तो वो, तो हानि भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे जो है क्या है, ये सारे के सारे हमारे जो है नॉमिनल अकाउंट के पॉइंट्स होते हैं। इनके जरिए हम पहचान लेंगे कि नॉमिनल अकाउंट है। जैसे सैलरी, अगर दिया है तो खर्चा है, मिला है तो आय है, ठीक है। जैसे रेंट, दिया है तो खर्चा है, मिला है तो आय है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक बात, क्लियर है, समझ में आ गया। अब इनके रूल देखिए। रूल सिंपल सी बात है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, यानी अगर हम लोग बोल रहे हैं तो पाने वाला, पाने वाला जो होता है ना वो क्या होता है, वो डेबिट हो जाता है। बात समझ में आया? अगर कोई पर्सनल अकाउंट है, अगर वो पाता है तो उसे डेबिट करेंगे। क्या पाएगा? कुछ भी पाएगा। धन पाएगा तब भी डेबिट करेंगे, माल पाएगा तब भी डेबिट करेंगे, कुछ भी पाएगा उसे डेबिट करना है, पाने वाला डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाला जो है वो क्या होगा, वो धनी होगा। कौन धनी होगा? देने वाला, ठीक बात, क्लियर बात। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, ठीक बात। दूसरी बात क्या है, अगर एसेट्स की बात करें यानी रियल अकाउंट की बात करें, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन मतलब आने वाली संपत्ति, आने वाली संपत्ति, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर संपत्ति आता है इसलिए हम संपत्ति भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आने वाली संपत्ति क्या होता है, वो डेबिट हो जाता है। अगर व्यापार में संपत्ति आ रहा है, क्योंकि हम लोग सारे लेखांकन व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, अगर व्यापार के अंदर संपत्ति आता है तो वो डेबिट होता है, व्यापार के बाहर संपत्ति जाता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, वर्ड गोज आउट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यानी जाने वाली संपत्ति। व्यापार के अंदर आने वाली संपत्ति डेबिट हो गया, तो व्यापार के बाहर जाने वाली संपत्ति क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। नियम समझ में आया, क्लियर बात। अब अगला क्या है, नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बात समझे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, जो हमारे एक्सपेंस होंगे और लॉस होंगे, यानी व्यय तथा हानि डेबिट, यानी क्या पता चल रहा है, व्यय तथा हानि डेबिट, ठीक है। अगर हमारे लेखांकन में कोई व्यय है या कोई हानि है तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। और इसी तरह इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट, यानी हमारा क्या है, आय तथा लाभ जो होगा वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। आय तथा लाभ वो हमारा हो गया क्रेडिट। तो ये हमारे ट्रेडिशनल सोर्स हो रहा है, ठीक है, यानी हमारा परंपरागत तरीके से जो है हमारा व्यापार जो है लेखांकन के नियम है, जिसे हम लोग 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी करते हैं, लेखांकन के 3 सुनहरे नियम, तो ये हमारे हैं। इस तरीके से भी हम लोग जनरल एंट्री को पूरा समझ सकते हैं, पूरी तरह से कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा हमारा मॉडर्न रूल भी है ना बात। तो अब हम लोग मॉडर्न रूल देखेंगे, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इस मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो लेखांकन में हमारे जो खाते होते हैं ना, वो 5 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। हमारे जो खाते होते हैं वो 5 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन सा? पहला खाता है संपत्ति का, यानी सारी के सारी संपत्ति से संबंधित खाते हमारे संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। दूसरा हमारा खाता है लाइबिलिटीज का, यानी सारे के सारे दायित्व से संबंधित खाते हमारे लाइबिलिटीज में आएंगे, ठीक है। तीसरा हमारा खाता है कैपिटल का, कैपिटल भी हमारा क्या है, एक प्रकार का दायित्व ही होता है, तो इसमें इसीलिए दायित्व वाला ही नियम लगता है, तो ये कैपिटल को अलग से एक अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एसेट तो समझ में आएगा, लाइबिलिटीज तो समझ में आएगा, लेकिन कैपिटल, तो याद रखिए कैपिटल में क्या क्या चीज आता है। कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में आपका एक तो कैपिटल तो आएगा ही, साथ ही साथ आपका ड्राइंग्स भी आएगा, ठीक है। ड्राइंग भी कैपिटल का ही पार्ट एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि कैपिटल मतलब व्यापार के स्वामी द्वारा पैसा लगाना, ड्राइंग्स मतलब व्यापार के स्वामी द्वारा पैसा निकालना, तो ये एक्चुअल में व्यापार के स्वामी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कैपिटल एंड ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट करता है? व्यापार के स्वामी को। तो कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों में हमारा कैपिटल अकाउंट का ही रूल लगेगा, ठीक बात। फिर अगला हमारा क्या है, अगला हमारा जो है रिवेन्यू अकाउंट, चौथा। तो रिवेन्यू अकाउंट किससे संबंधित है? आय से संबंधित। आय या लाभ जो होता है ना, वो रिवेन्यू अकाउंट की बात हो जाता है। और हमारा अगला क्या है? एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट किससे संबंधित है? व्यय तथा हानि से संबंधित।
ठीक है, ये आयता था लाभ से संबंधित, बहता था हानि से संबंधित। तो इस प्रकार से हमारे 5 अकाउंट हो जाते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग। और मॉडल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो रूल्स क्या है, बड़ा सिंपल है, यहाँ पर बहुत सिंपल रूल है। तो एक हो गया डेबिट, एक हो गया क्रेडिट। ये बढ़ने घटने के हिसाब से रूल लगाता है कि अगर बढ़ गया तो क्या करेंगे, घट गया तो क्या करेंगे। तो देखिए, संपत्ति बढ़ेगा तो हमारा डेबिट होगा, लेकिन घटेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, संपत्ति बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। फिर इसके बाद आपका देखिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो बढ़ा, सॉरी पहले घटा क्योंकि डेबिट की बात करें। लाइबिलिटी अगर घटा तो वो क्या होगा, वो हमारा डेबिट होगा। बढ़ गया तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक बात। इसी तरह कैपिटल की बात करें तो कैपिटल एंड लाइबिलिटी में सेम रूल लगता है। कैपिटल अगर घटा तो डेबिट होगा, बढ़ा तो क्रेडिट होगा। रेवेन्यू, रेवेन्यू भी अगर हमारा घटा तो डेबिट होगा, बढ़ा तो क्रेडिट होगा। और एक्सपेंसेस क्या होगा, अगर बढ़ा तो डेबिट होगा, घटा तो क्रेडिट होगा। तो इसीलिए इसको याद करना बड़ा आसान है। इसका एक रूल है, आपको 3 चीजें देखिए, एक है सी, दूसरा है एल, तीसरा है आर। यानी इसको हम लोग सी एल आर को हम लोग क्लियर कहते हैं शॉर्टकट में, है ना बात। सी एल आर यानी क्लियर। जो क्लियर है इसमें एक ही तरह के नियम लग रहे हैं, है ना बात। इसमें एक ही तरह के नियम लग रहे हैं। सी यानी कैपिटल, एल यानी लायबिलिटी, आर यानी रेवेन्यू, सेम रूल लग रहा है। और सेम रूल क्या लग रहा है, सेम रूल ये लग रहा है कि अगर ये डिक्रीज होते हैं, ठीक है, इनको इस तरह से हम बता देते हैं। अगर ये क्या होते हैं, अगर ये डिक्रीज होते हैं, घटते हैं, तो इन्हें हम लोग डेबिट करते हैं। और अगर ये इंक्रीज होते हैं, ठीक है, अगर ये बढ़ते हैं तो इन्हें हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये रूल इसमें लगता है। और इसी का जस्ट उल्टा रूल बाकी दोनों में लगता है। बाकी दोनों मतलब एसेट्स और एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस में इनके उल्टे रूल लग जाते हैं। यानी अगर ये क्या होते हैं, अगर ये डिक्रीज होते हैं तो पहले इनको इंक्रीज कर लेते हैं। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो ये डेबिट होता है। और अगर ये डिक्रीज होते हैं तो इन्हें हम लोग क्या करते हैं, इन्हें हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना आसान हो जाएगा। 3 में एक रूल लगते हैं, 2 में एक रूल लगता है, आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक बात। तो इस तरह के नियम के अकॉर्डिंग हमें जो है ये पूरा का पूरा जो है खाता, जनरल एंट्री पूरा का पूरा समझ लेना है। बात क्लियर है। तो यहां तक बात क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब अगला हमारा क्या है, रोजनामचा प्रविष्टियों के प्रकार। ठीक है, तो हमने आपको बोला था कि इसमें बहुत से प्रकार के रोजनामचा प्रविष्टियां भी दिखेगा। ये नोट्स के तौर पे हमने आपको लगा दिया, पढ़ लीजिएगा कितने कितने प्रकार के रोजनामचा प्रविष्टियां होते हैं। आप लोगों की किताबों में हो सकता है कि इन सब के बारे में हो सकता है कि ना हो, क्योंकि ये जो है ना अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसका उल्लेख है। मैक्सिमम जगह होगा कि अगर आप जर्नल का डिटेल चैप्टर पढ़ रहे हैं, बढ़िया किताब लेके पढ़ रहे हैं, तो इन सभी प्रकार के प्रविष्टियों के बारे में होगा। जैसे कुछ प्रविष्टियां होती है जिसको हम लोग कहते हैं साधारण प्रविष्टि। साधारण प्रविष्टि क्या होता है, वही प्रविष्टि जो है जिसमें केवल 2 खातों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, साधारण प्रविष्टि कहलाती है। ऐसा प्रविष्टि जिसमें केवल 2 खातों पर प्रभाव पड़े, जैसे माल खरीदा, तो हमें पता है कि एक खाता है क्या, एक खाता आपका माल जिसमें प्रभाव पड़ रहा है, और दूसरा आपका खाता है, दूसरा खाता है आपका रोकड़ जिससे आप माल खरीद रहे हैं। तो 2 खातों पे, तो ये हमारा साधारण प्रविष्टि हो गया। ठीक बात। तो इसी तरह से हमारा दूसरा क्या है, संयुक्त प्रविष्टि। अब संयुक्त प्रविष्टि क्या होता है कि इसमें एक से ज्यादा के प्रभाव पड़ेगा। तो वह प्रविष्टि जिसमें 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 मतलब जो इसमें 2 से अधिक जो है खाते सम्मिलित होते हैं, जिसे हम लोग संयुक्त प्रविष्टि कहते हैं। यानी एक ऐसी प्रविष्टि होगा जिसमें एक से ज्यादा खाते एक साथ सम्मिलित हो जाएंगे, मतलब 2 से ज्यादा खाते एक साथ सम्मिलित हो जाएंगे, जिसमें एक कॉमन अकाउंट जो होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, बाकी सब आपके जो है अगला पक्ष में जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजों को देखें। फिर इसके बाद हमारा जो है लेखांकन प्रविष्टियों को और भी हम लोग अन्य प्रकारों से देखा जाता है। जैसे एक हो गया प्रारंभिक प्रविष्टि, जिसमें खातों का प्रारंभिक शेष को लिखा जाता है। फिर उसके हस्तांतरण प्रविष्टि, जिसमें हम लोग शेष हस्तांतरित करते हैं। इन सबका आपके किताबों में एक एक ठो उदाहरण जरूर दिया होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हम केवल थ्योरी के तौर पे यहाँ पे दे दिए ताकि आप अपने बुक से इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर सारी चीज लाइन बाय लाइन कराते जाएंगे तो ये लगभग 6 से 7 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। इतना लंबा अगर वन शॉट देंगे तो आपको मजा नहीं आएगा और हमको भी पढ़ाने में जो है उस तरह से जो है एनर्जी नहीं रहेगा, है ना बात। तो आप अपने किताबों से देख लीजिएगा, केवल समझने की बात है यहाँ पर। केवल समझने की बात है। अंतिम प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टि में क्या होता है, खाता का जैसे प्रारंभिक शेष हम लोग डालते हैं तो प्रारंभिक प्रविष्टि होता है, अंतिम शेष डालते हैं तो अंतिम प्रविष्टि होता है ना बात। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने अपने किताबों से समझ लीजिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके जरिए आपको जो है अलग अलग प्रकार के उदाहरण भी मिल जाएंगे, चीजें एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये बात हो गया। तो इसी तरह से और भी बहुत प्रकार की प्रविष्टि होता है। जैसे आपका ये जो है देख लीजिए, अगला जो है सुधार की प्रविष्टि। जब आपको लेखांकन का जो है सुधार पढ़ेंगे, सुधार के लेके, तो उसमें आपको समझ में आएगा। फिर समायोजन की प्रविष्टि है, ये समायोजन खाता पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिर उभय पक्ष प्रविष्टि है। इस प्रकार के इतने प्रविष्टि है।
अब मेन बात करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन पर, ठीक है। ये हमारा आज का मेन, अभी हम लोगों ने जो है क्या समझा, नियम समझा ना कि क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है। अब नियम लगाना भी तो जानना चाहिए, डायरेक्ट खाली नियम पढ़ लो तो बातें तो समझ में आता नहीं, इसलिए नियम लगाने भी आना चाहिए। तो अब हम लोग जो है इसीलिए देखने जा रहे हैं क्या, डॉक्टर एस सिन्हा कटिहार की लेखा पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों की प्रविष्टियां कीजिए। तो अब हम लोगों को जो है ये सारे के सारे सौदे दिए हुए हैं और इसी से हम लोग को जर्नल एंट्री करना है, ठीक बात। क्या क्या दिया हुआ है, 2021 के मार्च 1 से हमारा जो है ये सारे के सारी चीजें दिए हुआ है। जैसे मार्च 1 में व्यवसाय प्रारंभ हुआ है, देखिए ना, पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ हुआ है। फिर उसके बाद मार्च 3 में जो है माल खरीदा गया है, फिर मार्च 5 में जो है ये खरीदा गया। तो इस प्रकार से सारी की सारी बातें हमारा यहाँ पर बहुत ढेर सारे सौदे दिए हुए हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। ये देखिए इतने ढेर सारे लेन देन के सौदे दिए हुए हैं। तो हम लोगों को इसी को सॉल्व करना है। तो भाई सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मेट भी तो पता होना चाहिए, है कि नहीं बात, बिना फॉर्मेट का तो सॉल्व होगा नहीं, और जब भी सॉल्व होगा तो भाई एक फॉर्मेट में, निश्चित फॉर्मेट में भी सॉल्व होगा। तो हम लोग इसीलिए क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट देखते हैं। तो देखिए जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनता है। जर्नल का फॉर्मेट बनाने के लिए हम लोग इस तरह से यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ। और फिर इसके बाद जिसकी किताबों में जर्नल एंट्री हो रहा है उसका नाम लिख देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है किसकी किताबों में हो रहा है, डॉक्टर एस सिन्हा कटिहार के, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर एस सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर एस सिन्हा, ठीक है। तो इन्हीं के पुस्तकों में हमारा जो है लेखांकन हो रहा है, तो ये हम लोग नाम लिख देंगे। फिर इसके बाद जर्नल का अपना फॉर्मेट ड्रॉ होगा। फॉर्मेट में हमारे कितने कॉलम होते हैं, तो जर्नल के फॉर्मेट में आपके टोटल 5 कॉलम होते हैं। पहला जो कॉलम होता है वो किसके लिए होता है, पहला कॉलम आपका डेट के लिए होता है, ठीक बात। दूसरा आपका सबसे चौड़ा कॉलम किसके लिए होता है, तो सबसे चौड़ा कॉलम आपका अगला होता है किसके लिए, पर्टिकुलर्स के लिए। इसमें हम लोग सारे के सारे लेखा करते हैं, कौन सा खाता डेबिट है कौन सा खाता क्रेडिट है ये लिखते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला जो कॉलम है वो होता है हमारा जो है पतला सा, वो एलएफ के लिए होता है, लेजर फोलियो। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग खाता बही का पन्ना नंबर लिखते हैं। जैसे अब जो भी आप जर्नल बनाएंगे ना, उसी जर्नल को लेकर के लेजर बनेगा। तो इस जर्नल का लेजर में किस जगह पे किस पेज पर उसकी पोस्टिंग है, वहां पर उसका ये पेज लिखा जाता है, ठीक है, उसका पेज नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको लेखांकन करते समय आपके क्वेश्चंस में आपको इसका यूज नहीं करना है, लेकिन बस पता होना चाहिए, और ये फॉर्मेट में ये हिस्सा है तो एलएफ का फॉर्मेट होना चाहिए। फिर इसके बाद अमाउंट के लिए 2 कॉलम हो गए। जो हमारा अमाउंट का पहला कॉलम है वो हमारा अमाउंट डेबिट होता है, ठीक है, डेबिट अमाउंट, यानी अगर सौदे हमारे में जो खाते डेबिट हुए उनका अमाउंट इस कॉलम में लिखेंगे। और जो हमारा दूसरा अमाउंट का कॉलम होता है वो होता है हमारा क्रेडिट के लिए, तो अमाउंट क्रेडिट, इसमें जो खाते क्रेडिट है उनका अमाउंट लिखेंगे। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट बनके तैयार हो गया, ठीक बात। अब जब फॉर्मेट बनके तैयार हो गया तो अब हम लोग लेखांकन सीखेंगे, चीजों को डालना सीखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला बोला है पूंजी से व्यवसाय आरंभ किया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें जर्नल एंट्री करना है तो तरीका अपनाना है। देखिए क्या, सबसे पहले सौदा पढ़ेंगे, सौदे को समझेंगे, सौदे को समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, उन खातों को पकड़ेंगे और फिर उन खातों का अपना नियम लगाएंगे, है ना बात। तो ये प्रकार है, अब ये तरीका है, और उसके हिसाब से हम लोग डेबिट और क्रेडिट समझेंगे। लेकिन अब आपको ये दिमाग लगाना कि भाई हम लोग इसमें कैसे, कौन सा नियम लगाएं, ट्रेडिशनल लगाएं कि मॉडर्न लगाएं। तो दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ट्रेडिशनल से भी मॉडर्न से भी, आपका जिससे अच्छा प्रैक्टिस है उससे आप सॉल्व कीजिए। ज्यादातर अभी भी स्टेट बोर्ड में ट्रेडिशनल मेथड से ही ज्यादातर टीचर्स कराते हैं। स्टेट बोर्ड क्या, जनरली ज्यादातर बोर्ड में सभी लोग ट्रेडिशनल मेथड से ही क्वेश्चन को समझाते हैं, उसी तरीके से सॉल्व कराते हैं। तो हम भी आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व कराते हैं, ठीक बात है ना बात। जो हम लोग का बैच चला था उसमें हमने दोनों मेथड से बताया था, क्योंकि उसमें काफी समय था। अभी क्योंकि ये वन शॉट है तो इतना हम समय नहीं दे सकते, इसलिए एक ही मेथड से आप समझते चलिए, है ना बात। और कुछ एंट्रीज हम उससे भी आपको समझा देंगे ताकि आपको वो भी क्लियर है। तो बोल रहे पूंजी से व्यवसाय आरंभ किया, तो सबसे पहले इस सौदे को जब पकड़ेंगे तो पहले हम लोग को ये देखना है कि इसमें किन किन चीजों पे प्रभाव पड़ेगा। जब हम व्यवसाय पूंजी से आरंभ कर रहे हैं तो किस पे आपका प्रभाव पड़ रहा है, ये हमें पकड़ना है सौदे को पढ़ते ही। तो सौदे को जैसे ही पढ़ रहे हैं तो हमें पता चला 2 चीज पे प्रभाव पड़ा है, एक पूंजी, दूसरा पूंजी के रूप में दिया जाने वाला चीज यानी क्या, रोकड़, ठीक है। तो इसमें 2 चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है, एक पड़ रहा है पूंजी पर और दूसरा पड़ रहा है कैश पर, रोकड़ पर। इन 2 चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा ये दोनों कौन से खाते हैं, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखो भाई, ये बात सीधी सी बात है, कैश क्या है? कैश एक संपत्ति है, संपत्ति होने की वजह से कैश क्या है? ये रियल अकाउंट है। ठीक है, कैश क्या है? रियल अकाउंट है, इसका तो पता चल गया। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल आपका क्या है? तो अगर आप जनरल वे में अगर कैपिटल के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी भी तो संपत्ति होता है, यही आप सोचेंगे। नहीं, लेकिन आप समझिएगा कैपिटल क्या होता है? व्यापार में लगाया गया धन कैपिटल कहलाता है। ठीक है, या माल या संपत्ति, ये सारे के सारे चीजें एक साथ कैपिटल कहलाता है। तो जो यहाँ पर लेखांकन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए, जो पूंजी होता है ना, वो पूंजी किस बात को प्रेजेंट कर रहा है? पूंजी इस बात को प्रेजेंट कर रहा है कि जो व्यापार का स्वामी है ना बात, व्यापार का स्वामी मालिक, वो पैसा लगा रहा है। ठीक है, तो कैपिटल व्यापार के स्वामी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा भी जाता है कि पूंजी खाता कौन सा खाता है, तो पूंजी खाता पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह आहरण खाता भी पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो भी व्यापार के स्वामी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक बात, तो हमें पता चल गया कि ये पर्सनल अकाउंट है, हमें पता चल गया कि ये रियल अकाउंट है। अब हम लोग रूल लगाएंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, है ना बात। और हम लोग लेखांकन किसके नजरिए से करते हैं? हम लोग लेखांकन व्यापार के नजरिए से करते हैं, व्यवसाय के नजरिए से। ठीक है, तो व्यापार और व्यवसाय के लिए बताइए, जो उसका मालिक है, स्वामी, पर्सनल अकाउंट है ना, ये व्यापार का स्वामी, व्यापार का मालिक, ये पाने वाला है कि देने वाला है? क्या कर रहा है? तो व्यापार का स्वामी व्यापार में पूंजी लगा रहा है ना, यानी वो कौन है? वो देने वाला है। उसे मिल नहीं रहा है, वो तो पैसा व्यापार में लगा रहा है, तो वो कौन है? वो देने वाला है। तो देने वाला है, इसलिए देने वाले को क्या करते हैं? देने वाले को हम लोग क्रेडिट करते हैं, यानी हमारा कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। ठीक बात। दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? आने वाली संपत्ति डेबिट, जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। जब आपका व्यापार आरंभ हो रहा है, तो व्यापार आरंभ हो रहा है तो पैसा जो कैश है वो आपके पास आ रहा है कि आपके पास से जा रहा है? क्या हो रहा है? तो यहां पर व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, व्यापार में आ रहा है कि व्यापार से जा रहा है? तो भाई जब व्यापार में पूंजी लगाया जा रहा है तो व्यापार में पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है, यानी ये आने वाली संपत्ति है, तो आने वाली संपत्ति, इसलिए ये डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग ये लिख देंगे मार्च 1 का। मार्च 1 है तो हम लोग पहले डेट डालेंगे, तो 2021 मार्च 1, इस तरह से डेट हमारा पड़ेगा। ठीक है, पहले सन लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर हम लोग डेट डाल देंगे। तो 2021 के मार्च 1 का हमारा एंट्री बना कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट एकदम सबसे आखिरी में लिखते हैं कोने में, और टू जब लिखते हैं तो थोड़ा सा जगह छोड़ के, टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारा पहला एंट्री बन के तैयार। नरेशन फिर लिखा जाता है ब्रैकेट में। बिंग या फॉर से इसकी स्टार्टिंग होती थी, अभी लेटेस्ट नियम के हिसाब से लेटेस्ट तरीका है कि बिंग फॉर दोनों आप लिख जो है अब विलुप्त होते जा रहा है, उसका प्रयोग नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट जिस चीज के लिए सौदा किया उस चीज को लिख दो। तो क्या हो रहा है? बिजनेस स्टार्टेड, है ना, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो ये हम लोग लिख देंगे। व्यापार शुरू हुआ, यही ना, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। नरेशन में देखिए आपको करना क्या है ना, नरेशन में टूटी फूटी जो भी आपको इंग्लिश आती है, जैसे भी आती है, आपको हल्का फुल्का उसमें लिख देना, क्योंकि मुख्य तौर पे जो नंबर होता है ना वो मेन एंट्री पे मिलता है। नरेशन बस खाली मत छोड़िएगा, नरेशन लिखना अनिवार्य है, तो वो देख करके आप लिख देंगे। और होता क्या है जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, जो क्वेश्चन का इंग्लिश होता है वही आप नरेशन में भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए नरेशन का उतना ज्यादा महत्व नहीं है। बस किस लिए एंट्री है बस आपको वो लिख देना, और जितना छोटा हो लिख सकते हैं उतना छोटा नरेशन लिखिएगा ताकि आपका समय बचे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो गया। कितना अमाउंट है? तो अमाउंट हमारा 75,000 है, तो 75,000 हम लोग डेबिट में भी और क्रेडिट में भी डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 75,000 डेबिट पे, और यहाँ पर हो गया 75,000 क्रेडिट में। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है पहला लेखा हो गया। बात समझ में आया? अब ऐसे ही सब में नियम लगाते चलना है। ठीक, अब दूसरा बात बोला है कुमार स्टील्स। ठीक है, कुमार स्टील्स से नगद माल खरीदा। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर नाम दे दिया है तो कुछ नियम आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नगद या उधार सौदा समझने का नियम समझिए। ठीक है, जो सौदे होते हैं, ठीक है, वो हमारे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है नगद, ठीक है, दूसरा होता है उधार। दो प्रकार के हमारे सौदे होते हैं। ठीक है, नगद या उधार। कैसे पहचानेंगे कि सौदा नगद है, कैसे पहचानेंगे कि सौदा उधार है? तो देखिए, उधार सौदा पहचान लीजिए, उधार सौदा पहचान लीजिए तो नगद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो उधार नहीं वो नगद होगा। उधार सौदा पहचानने के लिए क्या होगा? यदि आपके क्वेश्चन में, ठीक है, यदि आपके क्वेश्चन में किसी का नाम दिया हो, किसी का नाम आपके क्वेश्चन में दिया हो, लेकिन उसके साथ नगद शब्द ना बोला हो, उसी सौदे में अगर आपके नगद शब्द ना बोला हो तो वो सौदा आपका उधार होगा। ठीक है,
नाम दिया हो नगद ना बोला हो तो उधार होगा, ये बात याद रखें। लेकिन नाम और नगद दोनों दिया है तो नगद होगा, कुछ नहीं दिया है तो नगद होगा, केवल नगद बोला है तो नगद होगा। उधार के लिए बस एक कंडीशन है, क्या, नाम दिया हो और नगद ना दिया हो। जैसे जैसे अगर हम लोग इस जगह पे पढ़े, ठीक है, जैसे अगर हम लोग इस जगह पे पढ़े तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कुमार स्टील्स, ये नाम है ना कुमार स्टील्स, ये किसी व्यापार का नाम दिख रहा है ना। कुमार स्टील से नगद नगद माल क्रय किया। अब क्योंकि यहाँ पे नगद बोल दिया है तो ये कैसा सौदा होगा, नगद सौदा होगा। बात क्लियर है। जब नगद सौदा होता है तो हमें नाम से कोई लेना देना नहीं, हमें पैसा आ रहा है माल जा रहा है इसी सबसे मतलब है, पैसा जा रहा है माल आ रहा है इसी से मतलब होगा, ठीक है, हमें नाम से कोई मतलब नहीं होगा। जब उधार होता है तभी हम नाम लिखते हैं कि हमने इसको उधार माल बेचा है या हमने इससे उधार माल खरीदा है। नगद हो गया तो हम उस व्यक्ति के नाम को अपने खातों में मेंशन नहीं करते हैं, है कि नहीं बात। तो यही चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर हो गया कुमार स्टील से नगद माल खरीदा है तो किस पे प्रभाव पड़ा, कुमार स्टील से जब नगद माल खरीदा है तो किस पे प्रभाव पड़ा, तो दो चीजों पे प्रभाव पड़ा। एक हमारा परचेस पे, जब खरीदते हैं तो उसको हम लोग परचेस कहते हैं, ठीक है, तो एक हमारा प्रभाव पड़ा परचेस पे, और दूसरा हमारा प्रभाव किस पे पड़ा, तो दूसरा हमारा प्रभाव पड़ा नगद खरीदा है तो दूसरा हमारा कैश पे प्रभाव पड़ा। अब ये कौन कौन से खाते हैं, तो परचेस से हमारा व्यय होता है ना, जब क्रय करते हैं तो उससे क्या होता है, व्यय होता है, तो व्यय होने की वजह से कौन सा अकाउंट हो गया, ये हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, ये हमारा कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट, व्यय है क्योंकि। और हमारा कैश है, कैश हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, कैश हमारा हो गया रियल अकाउंट, है ना बात, क्योंकि संपत्ति है। तो परचेस पे व्यय हो गया, तो व्यय को क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल है व्यय तथा हानि डेबिट, इसीलिए हमारा ये क्या होगा, ये हमारा डेबिट हो गया। और हमारा रियल अकाउंट में क्या हो गया, आने वाली संपत्ति डेबिट, जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। तो खरीदेंगे तो हमारे पास कैश आएगा कि जाएगा, तो सीधी बात, खरीदेंगे तो हम पेमेंट करेंगे यानी कैश जाएगा, तो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, ये क्रेडिट हो गया। तो हमारा जनरल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, मार्च 3। अब आपको ऐसे करके डायरेक्ट डेट डाल देना, ठीक है, डबल कॉमा देके, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारा हो गया, ठीक बात। नरेशन क्या होगा, गुड्स परचेज्ड यानी माल खरीदा, ठीक बात, ये हमारा नरेशन हो गया। हमने क्या बोला, नरेशन आप छोटा से छोटा लिखने की कोशिश कीजिए, कितने रुपए का, 30,000 का, तो यहाँ भी 30,000, यहाँ भी 30,000। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके पूरा का पूरा लेखांकन बना लेंगे। बात समझ में आया। फिर अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है प्रसाद स्टील से उधार माल क्रय किया। आप देखिए नाम दिया और साथ में उधार बोल दिया, नहीं बोला रहता ना, केवल बोलता है प्रसाद स्टील से माल खरीदा, ठीक है, तब भी हमारा उधार हो जाता क्योंकि नाम है, नगद नहीं बोला। और यहाँ पे तो साफ साफ उधार बोल दिया, तो ऐसे तो समझ में आ रहा है। तो उधार माल खरीदेगा, अब हमें किस पे प्रभाव पड़ेगा, अब हमें जो है उस नाम का मतलब होगा जिससे हमने उधार खरीदा है, ठीक है। तो पहला हमारा जो प्रभाव पड़ेगा, क्रय किया इसलिए परचेस पे प्रभाव तो पड़ेगा ही, साथ में साथ दूसरा प्रभाव किस पे पड़ेगा, प्रसाद स्टील्स पे, ठीक है, दो पे प्रभाव पड़ेगा। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट क्योंकि व्यय है, और व्यय नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से डेबिट हो गया। और प्रसाद स्टील कौन सा है, नाम है, इसलिए पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट होता है। और क्योंकि आपने माल खरीदा है तो प्रसाद स्टील ने आपको माल दिया होगा, यानी वो देने वाला है, तो देने वाला है इसलिए वो क्या हो गया, वो क्रेडिट हो गया। तो आपका जनरल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रसाद स्टील, ठीक है। कितने तारीख है, 5 तारीख को, ठीक, 5 तारीख को हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रसाद स्टील। समझ में आ रहा है बात। अब क्योंकि यहाँ पे नाम है ना, तो यहाँ पे आपको वो लगाने की जरूरत नहीं है, अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नाम रहता है तो आप जो है अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर अकाउंट लिखना है तो एपोस्ट्रोफी एस देखने के बाद आपको अकाउंट लिखना है, तो उतना मेहनत करने से बढ़िया नाम है तो अकाउंट ही मत लिखो, बात खत्म। तो इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू हमारा प्रसाद स्टील हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे फिर से गुड्स खरीदा गया तो गुड्स परचेज, ठीक, ये हो गया हमारा बात। कितने रुपए का है, तो हमारा यहाँ पर ये है टोटल 40,000 का, है ना बात, प्रसाद स्टील्स का 40,000, तो 40,000 से हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से नियम लगाते हुए आपको सारे के सारे लेखा कर जाने हैं, सारे के सारे लेखे कर जाने हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए माल वापस आ गया तो परचेज रिटर्न की बात हो गया। कुमार स्टील को माल बेचा गया था ना, तो वापस आ गया, तो वापस आ गया तो उसका लेखा करेंगे। तो वापस आने को हम लोग क्या करेंगे, परचेज रिटर्न करेंगे। खरीदा हुआ माल वापस आया तो परचेज रिटर्न। आपको हमने एक वीडियो दिया था यूट्यूब के ऊपर ही, जहां पे माल का वर्गीकरण था गुड्स के बारे में, वहां देखिएगा आपको समझ में आएगा कि कब माल को किस नाम से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ माल वापस आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग का गुड्स रिटर्न के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, परचेज रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परचेस किया था तो उसी का रिटर्न हो रहा है। तो देखिए माल वापस आएगा तो क्या होगा, अब हम आपको केवल डेबिट क्रेडिट समझा रहे हैं, बाकी एंट्री आप खुद समझिएगा, है ना बात, उसको आप लोग फटाफट कर लीजिएगा। जैसे कुमार स्टील से माल वापस आया, ठीक बात, तो माल वापस आएगा तो कुमार स्टील कौन होगा, पाने वाला होगा, दो लोगों पे प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे भी, कौन कौन, एक कुमार स्टील पे, दो चीजों पे, एक कुमार स्टील पे, दूसरा माल पे। ठीक है, तो पहला हमारा जो प्रभाव पड़ा वो किस पे पड़ा, कुमार स्टील्स, क्योंकि उससे माल वापस आ रहा है। और दूसरा प्रभाव पड़ा कौन सा, परचेज रिटर्न, दूसरा हमारा किस पे प्रभाव पड़ा, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो कुमार स्टील्स आपका जो है पर्सनल अकाउंट है, और परचेज रिटर्न आपका जो है ना, आप परचेस के ही अंदर आ गया ना, परचेस का ही एक भाग है, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से आप इसको कहेंगे। ठीक बात। अब कुमार स्टील से जब क्या हुआ, कुमार स्टील को माल क्या हुआ कि कुमार स्टील को माल वापस किया, आपने कुमार स्टील को जब माल वापस किया तो कौन होगा, पाने वाला होगा, है कि नहीं बात, तो पाने वाला है, इसलिए ये क्या होगा, ये डेबिट होगा। और सीधी सी बात है, परचेज रिटर्न में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो परचेज का जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि परचेज डेबिट होता है खरीदते समय, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो ये हमारा क्रेडिट हो गया, तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, कुमार स्टील्स डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये हमारा एंट्री बनेगा। कितने से, तो ये हमारा 5,000 से। ठीक बात। इसी तरह अगला, महेंद्र लाल को नगद माल बेचा नाम दिया है लेकिन नगद बोला है, तो क्या क्या पे प्रभाव पड़ेगा, एक कैश पे प्रभाव पड़ेगा, दूसरा सेल्स पे प्रभाव पड़ेगा। माल बेचने पे क्या होगा, कैश आपके पास आएगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। और सेल्स, सेल्स आपके लिए आय का साधन है, तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से आय को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये सारे के सारे जो है जर्नल एंट्री आपको देख करके समझना है। बात क्लियर है, ये बढ़िया से आप सारे के सारे जर्नल एंट्री देख करके समझ लेंगे, बढ़िया तरीके से कर लेंगे, है ना बात। वही सारे के सारे नियम लगाते हुए आपके पूरी की पूरी एंट्री बढ़िया से हो जाएगा। आपने देखा होगा, समझा होगा, पहले से जाना होगा, कुछ चीजों को पढ़ा होगा, है कि नहीं बात। तो इस तरीके से हम आपको बेसिक बस दे रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चन को समझें, और समझने के बाद खुद से लगाएं, मैक्सिमम आप एंट्री देख लेंगे। अपने किताब में आपके इसके एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, तो एग्जाम्पल के मदद से जैसे हमने नियम लगाने को बोला उस तरह से नियम लगाते हुए आप प्रैक्टिस करते चलिए, देखिए आपको पूरा का पूरा जर्नल एंट्री आ जाएगा बढ़िया से। तो आप क्या करना है, आपको दो काम करना है, एक, जैसे जैसे हमने ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो करने के लिए बोला वैसे ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो कीजिए। दूसरा, अपने किताब में आप देखिए जैसे हमने जो जो यहाँ पे सौदे दिए हैं, ये सारे सौदे आपके बुक में मिल जाएंगे, ऐसा कोई अलग सौदा नहीं है। जिस जिस प्रकार के यहाँ पे सौदे हैं वो सारे के सारे सौदे आपके बुक में मिल जाएंगे। तो इन सौदों को अपने किताब के उठाइए, उसके एग्जाम्पल से लीजिए, और उस एग्जाम्पल से आप समझिए, सारी बातें समझ में आएगा, फिर इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क है, बात समझे, ये आपका होमवर्क है, ये का जितना भी अभी बाकी बातें बच गया, ये सारे होमवर्क होगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से लगाइएगा। कब, पहले अपने बुक से कम 3, 4, 5, 6 एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर इसको लगाइएगा, आराम से आपको आ जाएगा। लगाने का तरीका क्या है, लगाने का तरीका यही है, पहले सौदे को पढ़िए, उनमें ढूंढिए खाते कौन कौन से प्रभावित हो रहे हैं, फिर उन खातों के नियम लगाइए, डेबिट क्रेडिट जान जाइए, फिर उसके बाद उसको जनरल एंट्री में डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जनरल एंट्री तैयार हो जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट बात होता है हमारा संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि। अब ये क्या होता है तो देखिए, संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि आपको समझना है, इन सबको भी एग्जांपल के जरिए समझते चलिएगा। इसमें बोला कि जब एक ही तिथि में संपन्न एक से अधिक व्यवहारों में एक ही खाता क्रेडिट हो अथवा कई खाते डेबिट हो एवं क्रेडिट हो, तो उन समस्त व्यवहारों की पृथक पृथक जनरल प्रविष्टि के स्थान पर की गई एक जनरल की प्रविष्टि संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि कहलाती है। इसमें डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष की राशियों का योग समान होना आवश्यक है, तथा यह भी आवश्यक है कि समस्त व्यवहार एक ही तिथि के हो। मतलब क्या है मतलब इसको समझने के लिए एग्जांपल देखिए। ऐसा होता है हमारा कि हम लोग जो है, सबसे महीने का आखिरी होता है, तो महीने के आखिरी में हम लोग बहुत से खर्चे करते हैं, जैसे किराया देते हैं, वेतन देते हैं, मजदूरी देते हैं, इस प्रकार के बहुत से खर्च हम लोग महीने के आखिरी में करते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो है अप्रैल है, अप्रैल का महीना का आखिरी हो गया 30 अप्रैल को हमने कुछ चीजें किया, जैसे क्या, हमने 30 अप्रैल को वेतन दिया, कितना, 500, किराया दिया कितना, 1000, ठीक है,
बात समझे। और हमने क्या किया, वेतन दिया, किराया दिया, और कुछ भी, और कुछ कर दिया। तो महीने के आखिरी में और भी मान लीजिए बहुत सी चीजें किया है, मान लीजिए मजदूरी दिया है, और बहुत कुछ दे सकते हैं, मतलब आपके सौदे में तो वो सब चीजें दिया ही रहेगा। ठीक है, हम ये यही 3 एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे करके 3 चीजें। अब मतलब कहने का मतलब है कि एक ही तिथि होगा और सौदे ढेर सारे होंगे। ठीक है, लेकिन उन सौदों में आपको जो है एक ही तिथि में जो ढेर सारे सौदे होंगे उसमें एक पैटर्न फॉलो होगा। क्या, कि कोई एक कॉमन खाता होगा, कोई एक जो है उभयनिष्ठ खाता होगा, वही या तो डेबिट होगा, वही या तो क्रेडिट होगा। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो इसमें तीनों देने की बात हो रहा है। जब तीनों देंगे तो तीनों में क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, यानी एक उभयनिष्ठ खाता क्या है, कैश है। कैश अकाउंट आपका देना मतलब कैश अकाउंट जा रहा है, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये तीनों में होगा, समझ में आ रहा है, ये तीनों में कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सामान्य तौर पे अगर आप जनरल एंट्री करेंगे, है ना बात, अगर आप सामान्य तौर पे जनरल एंट्री करेंगे तो इन तीनों का 3 एंट्री करना पड़ेगा। वेतन देने का होगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, किराया देने का होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और मजदूरी देने का होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 3 अलग अलग एंट्री आपको करना पड़ेगा अगर सामान्य तौर पर आप करेंगे तो। लेकिन संयुक्त प्रविष्टि में क्या होता है, संयुक्त प्रविष्टि में इसी चीज को आसान कर दिया जाता है, क्योंकि ये सेम तिथि पे है और एक कॉमन खाता आपको डेबिट और क्रेडिट मिल ही जा रहा है, कैश अकाउंट। तो इसीलिए आपका एंट्री क्या बन जाएगा, एंट्री बन जाएगा डायरेक्ट ऐसे कि पहले इन तीनों को आप डेबिट कर दीजिए। कौन कौन, सैलरीज अकाउंट डेबिट, 3 अलग अलग की जगह एक साथ हो जाएगा। फिर उसके बाद रेंट अकाउंट डेबिट, फिर इसके बाद वेजेस अकाउंट डेबिट। आपको इन तीनों को अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं, बल्कि एक साथ जोड़ देना है। ठीक है, ये तीनों डेबिट हो गया और 2 लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। अब 3 सौदों को आपने एक ही एंट्री में डाल दिया, इसी एंट्री को हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि कहेंगे। ठीक बात। अब अमाउंट कैसे जाएगा, सैलरी आपने 500 दिया था, रेंट आपने 1000 दिया था, वेजेस आपने 500 दिया था। ठीक है, सब मिलाकर आपका कितना हो गया, 2000। ये हो गया हमारा एंट्री कंप्लीट। ठीक है, 3 सौदों के लिए आपने बस एक जनरल एंट्री किया। क्यों, क्योंकि खाता एक कॉमन मिल गया क्रेडिट में और बाकी सारे चीज आपको डेबिट कर दिया। ठीक है, इसी का उल्टा भी हो सकता है, इसी का उल्टा भी हो सकता है कि एक खाता आपको डेबिट मिल जाए, बाकी सारे खाते आपको क्रेडिट हो रहा है, तो भी वहां पर उभयनिष्ठ प्रविष्टि मतलब ये क्या कर सकते हैं, संयुक्त प्रविष्टि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक कॉमन खाता मिल गया डेबिट वाला और बाकी सारे चीज अगर क्रेडिट हो रहा है तो। लेकिन वहां भी क्या होगा, सेम तिथि पे होना चाहिए और एक कॉमन मिलना चाहिए, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो ये संयुक्त प्रविष्टि हो गया। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, संपत्तियों के क्रय और ह्रास से संबंधित लेखा। ठीक है, इसके नीचे देखिए ये बैंक संबंधी लेन देन दिया था, इसको हम लोग अगले पेज में समझेंगे, इसलिए हम इसको काट दिए। अब इसमें आपको समझना है कि क्या होता है। तो संपत्ति को जब भी खरीदेंगे तो संपत्ति देखिए कोई माल नहीं है, देखिए बाकी सारी की सारी चीजें खरीदेंगे ना, तो आपको क्या करना होता है, आपको डायरेक्ट जो है उस माल के तौर पे जो है या तो परचेज अकाउंट लिखना पड़ता है खरीदते समय, और अगर आप बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट लिखना पड़ता है। समझे बात, बात क्लियर है ना। जैसे माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, माल बेचा तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन जब संपत्ति खरीदेंगे और बेचेंगे तो क्या होता है, उस संपत्ति का नाम होता है। जैसे मशीन खरीदा, ठीक है, जैसे आपका क्या एंट्री बना, मशीन खरीदा, तो इसके लिए आप जो एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, वो करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर आपको परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आ रहा है, ये आपको एंट्री करना पड़ेगा। बात क्लियर है। सेम इसी तरह अगर बेचने की भी बात कर दें तो बेचने की भी बात करेंगे, अगर हम लोग मशीन बेचा तो यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर हमारा एंट्री इसी तरह से होगा, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, है ना बात, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो जब भी संपत्ति को खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो उसके नाम से ही उसका लेखा होता है, ना कि परचेज या सेल्स। ठीक है, परचेज या सेल्स ये सारे के सारे केवल माल के लिए यूज होता है। अगली बात होता है ह्रास। ह्रास क्या होता है, संपत्तियों के मूल्य की कमी को ह्रास करता है। तो ह्रास एक प्रकार का हानि होता है ना बात। अगर आपकी संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ह्रास कौन सा खाता है, वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो जब भी डेप्रिसिएशन होगा तो आपका जो एंट्री होगा ह्रास के लिए वो क्या होगा, है ना बात। अगर हम लोग ह्रास के लिए लेखा बात करेंगे तो ऐसे कंडीशन में जब भी डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगा, आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्यों, क्योंकि हानि है और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है व्यय तथा हानि डेबिट, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा हमेशा। ठीक है, और 2 में क्या हो जाएगा, 2 में हो जाएगा जिस भी संपत्ति पे ह्रास लगा। अगर मशीन पे लगा है तो मशीन हो जाएगा, फर्नीचर पे लगा तो फर्नीचर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मशीन को ही लेके एग्जाम्पल चलते हैं। ठीक है, तो अगर मशीन पर ह्रास लगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अगर फर्नीचर पर ह्रास लगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, अगर बिल्डिंग पे ह्रास लगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग,
जिस भी संपत्ति पर ह्रास लगेगा वो क्रेडिट होगा, और डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हानि है ना बात। तो ये बात समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम लोग बैंक संबंधी लेन देन की बात करते हैं। तो एक्चुअल में जब हम लोग बैंक संबंधी लेन देन की बात करते हैं ना, तो ये बैंक संबंधी से ज्यादा चेक संबंधी लेन देन आप कह सकते हैं इसको, बैंक संबंधित लेन देन। आप इसे जो है बैंक संबंधी लेन देन से ज्यादा ना चेक संबंधी लेन देन कह सकते हैं, ठीक है। आप इसे जो है चेक संबंधी लेन देन भी कह सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नियम कानून नहीं है, बस कुछ बातें लिखवा रहे हैं, उसको आपको याद कर जाना है, समझ लेना है क्या होता है भाई बैंक संबंधी लेन देन या चेक संबंधी लेन देन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्या, जब भी सौदे होंगे उसमें चेक प्राप्त होगा, ठीक है। जब भी सौदे होंगे उसमें चेक प्राप्त होगा, ठीक है, होगा, तो उसे कैश मानते हैं। यानी जब भी चेक प्राप्त होगा ना तो उसे कैश मानकर लिखा करेंगे, यानी इस प्रकार से लिखा करेंगे जैसे कि आपको कैश आया है। ठीक बात, समझ मेरे बात। क्या बात हमने बोला, जैसे राम से चेक प्राप्त हुआ तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम करेंगे। बात समझे, इस तरह से मानेंगे जैसे कि आपको उससे क्या प्राप्त हुआ, कैश प्राप्त हुआ। दूसरा, चेक प्राप्त हुआ और उसी दिन बैंक में भेज दिया गया। हो तो उसे बैंक मानते हैं। अब देखिए, अब ये क्या बोल रहा है, अगर चेक प्राप्त हुआ है और उसी के उसी दिन उस चेक को बैंक में जमा कर दिया गया, तो उस कंडीशन में उस चेक को अब हम लोग कैश नहीं बल्कि बैंक मानेंगे। जैसे राम से चेक प्राप्त हुआ और उसे बैंक में संग्रह हेतु भेज दिया गया, और उसे बैंक में संग्रहित करा दिया है, और उसे बैंक में जमा कर दिया गया, ऐसे प्रकार के अगर स्टेटमेंट है, यानी चेक प्राप्त हो रहा है और उसी दिन वो बैंक में चला जा रहा है, तो फिर उस चेक को हम लोग कैश नहीं मानेंगे बल्कि वो चेक बैंक हो जाएगा। यानी आप एंट्री फिर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कर देंगे। क्लियर बात। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, चेक काट कर देते हैं तो उसे बैंक मानते हैं। अब क्या बात बोला है, यदि आप चेक से पेमेंट करते हैं, यानी आप अपने पास जो चेक है वो चेक काट करके दे रहे हैं, अपने पास से चेक दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं अपने तरफ से, तो वो चेक आपके लिए बैंक माना जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर आपने चेक काट करके दिया श्याम को, तो आप क्या करेंगे, श्याम क्योंकि पाने वाला होगा तो श्याम डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, कैश नहीं होगा क्योंकि आपने चेक से पेमेंट किया। तो जब भी आप चेक से पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, बैंक माना जाएगा। और चौथा, एक एक टाइप का चेक होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेखांकित चेक। ठीक है, तो जब भी रेखांकित चेक क्वेश्चन में होगा, क्वेश्चन में अगर रेखांकित चेक के बारे में होगा, तो वो जो है ना हर हाल में बैंक माना जाएगा उसको। मतलब रेखांकित चेक आपको प्राप्त हो या रेखांकित चेक आप काट कर देते हैं या किसी भी प्रकार के रेखांकित चेक से रिलेटेड कोई भी घटना होता है तो वहां पर वो बैंक माना जाएगा। जैसे श्याम से रेखांकित चेक प्राप्त हुआ तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम करेंगे। राम को आपने रेखांकित चेक काट के दिया तो आप क्या करेंगे, राम डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे। तो चेक आपका सामान्य वाला होगा तो आप प्राप्त होने पे कैश मानेंगे, उसी दिन बैंक में जमा हो गया तो बैंक मानेंगे, और अगर आपने चेक से पेमेंट किया है तो आप बैंक मानेंगे। और रेखांकित चेक हर कंडीशन में क्या माना जाएगा, बैंक ही माना जाएगा। तो ये मुख्य रूप से लिखा होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा कुछ और भी बात होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बैंक में खाता खोलते हैं। ठीक है, तो व्यापारी लोग जो खाता खोलते हैं उसको कहते हैं चालू खाता। ठीक है, तो चालू खाता खोलने पर व्यापारी लोग जो खाता खोलते हैं उसे क्या कहते हैं, चालू खाता कहते हैं। तो चालू खाता खोलने पर क्या एंट्री होता है, एकदम वैसे ही एंट्री होता है जैसे बैंक में पैसा जमा किया गया। अब बैंक में आपको जनरल एंट्री समझने के लिए बस इतना ही नियम आपको समझना है, क्या कि बैंक में अगर पैसा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ठीक है, और बैंक में अगर पैसा घटेगा तो क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि बैंक बैलेंस आपका क्या होता है, संपत्ति। और मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग, मॉडर्न रूल हमने बोला था ना, आपको थोड़ा सा बताएंगे, तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, संपत्ति बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक बात,
सेम इसी तरह आपका कैश क्या होता है, कैश भी आपका संपत्ति होता है कि नहीं बात। तो कैश में भी आपका अगर कैश बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और कैश अगर घटेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस हिसाब से आपको जो है काम कर देना है। अब देखिए चालू खाता में आप जो है चालू खाता खोलेंगे, जब चालू खाता खोलेंगे तो क्या होगा, आपने बैंक में पैसा जमा किया कि नहीं, तो जब चालू खाता खोलेंगे तो आप बैंक में पैसा जमा करेंगे, तो बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए बैंक अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और आपके पास से पैसा चला जाएगा, यानी आपके पास से पैसा घटेगा, इसलिए आपका क्या होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा चालू खाता खोलने पर। सेम यही आपको एंट्री क्या होगा, बैंक में धन जमा करने पर। बैंक में धन जमा करने पर भी यही सेम लिखा होगा, सेम चीज है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ेगा और कहां पैसा घटेगा, आपका जो है आपके पास से पैसा घटेगा। लेकिन अगली बात अगर हम बोले बैंक से निकालने पर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जमा करने का उल्टा होगा बैंक से निकालने पर, है कि नहीं बात, जमा करने का उल्टा होगा हमारा बैंक से निकालने पर। यानी बैंक से जब पैसा निकालेंगे तो आपके पास पैसा बढ़ेगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैश बढ़ने पर कैश डेबिट होगा, और हमारा बैंक में पैसा घट जाएगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जब भी बैंक में पैसा घटेगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना बात, वहां नियम हमने आपको दिखा दिया। तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया, बात क्लियर है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में एक खाता दिया रहता है जिसको सावधि जमा खाता कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं, स्थायी जमा खाता कहते हैं। अगर ये खाता खोला गया तो ये खाता एक प्रकार की संपत्ति होता है, आपने पैसा फिक्स करा दिया, वो आपकी संपत्ति होती है ना बात। तो आपका जो है स्थायी जमा खाता खुलता है या सावधि जमा खाता खुलता है, तो उसको इस तरह से कहते हैं कि जैसे आपने एक संपत्ति खरीदा है, तो ऐसे कंडीशन में उस खाते के नाम से एंट्री होता है, ठीक है। यानी सावधि जमा खाता में धन जमा करने पर, ठीक है, सावधि जमा खाते में धन जमा करने पर क्या हो जाएगा, एंट्री बन जाएगा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सावधि जमा खाता को फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गया बात खत्म, ठीक बात क्लियर है। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा सावधि जमा खाता में। तो यही एंट्री है, इसी के हिसाब से आपको बैंक वाली सारी के सारी एंट्री समझना है, करना है, ठीक बात क्लियर है। बस इतना ही आपको इसके हिसाब से होता है। फिर इसके बाद छूट की बात होती है। तो देखिए छूट दो प्रकार के होते हैं, बिके हुए माल की कीमत पर जो छूट दी जाती है उसे कटौती या जो है कहते हैं। और कटौती दो प्रकार की होती है, पहला होता है व्यापारिक कटौती। व्यापारिक कटौती क्या होता है, व्यापारिक कटौती वो कटौती होती है जो वस्तु के सूची मूल्य पर दी जाती है, सूची मूल्य यानी वस्तु के अंकित मूल्य, ठीक है। और यह कटौती मुख्य रूप से व्यापार की हानि की तरह मत समझेगा, मेन हानि नहीं। जैसे कि अगर व्यापारी क्या करता है, एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस की बात करता है, ठीक है। तो एक प्राइस वो सेट कर देता है एमआरपी, अब उस पर सूची मूल्य हो गया, अब उस पर वो छूट दे दिया। तो छूट दे दिया यानी व्यापारी जो है अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए, जनता को अट्रैक्ट करने के लिए छूट दे दिया, है ना बात। तो वो आपका व्यापारिक कटौती होता है। तो देखिए क्या हो रहा है, जो कटौती वस्तु के निर्माताओं द्वारा या थोक विक्रेताओं द्वारा खुदरा व्यापारियों को वस्तु की सूची मूल्य पर, कहां पर, सूची मूल्य पर दी जाती है, उसे व्यापारिक कटौती कहते हैं। व्यापारिक कटौती किसी भी खाते में नहीं लिखा जाता है। अब क्योंकि ये वास्तविक हानि नहीं है भाई, आपने जो है माल का दाम 10,000 रखा था, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको माल जल्दी जल्दी खत्म करना है, जल्दी जल्दी बेचना है, तो आपने क्या किया, 10,000 का दाम तो आपने रखा था, लेकिन एक्चुअल में वो आपको हानि नहीं हुई, आपने बहुत ज्यादा मार्जिन रखा था, आपने क्या किया, 2,000 गिरा दिया, अब उस माल को आप 8,000 पे बेच रहे हैं, जबकि वहां पे भी आपको प्रॉफिट है। तो आपने माल के दाम को ही गिरा दिया 8,000 रुपए, अब 8,000 में आप बेच रहे हैं, तो वो 2,000 की जो कटौती आपने दिया ना, उसकी सूची मूल्य में जो आपने कमी किया, वही आपका व्यापारिक कटौती कहलाता है। तो ये 2,000 का आपका एक्चुअल में हानि नहीं है। माल बेचने के बाद जितने में आपने माल बेच दिया, अब उस माल पे आपने उस रकम पे अगर कोई छूट दिया, जिसको हम लोग देय रकम कहते हैं, तो देय रकम पे जो छूट देते हैं वो आपकी एक्चुअल हानि होती है, बेचने के बाद वाली, है ना बात। तो यहां पर क्योंकि बेचने से पहले ही छूट दे दिया है, तो ये इसलिए वास्तविक हानि नहीं है, इसलिए इसका कोई भी लेखा नहीं होता, ठीक है। व्यापारिक कटौती क्या होता है, लेखा नहीं होता है। यह वस्तु के सूची मूल्य में से घटा दी जाती है और शेष बचे हुए और हुए मूल्य के साथ विक्रय की प्रविष्टि कर दी जाती है, और हुए मतलब घटाए हुए, ठीक है, और घटाए हुए मूल्य के साथ, ठीक है, इसकी प्रविष्टि की जाती है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अब इसमें से क्या हुआ, व्यापारिक कटौती घट गया तब बात है, ठीक है। 10,000 का माल था, 2,000 आपने घटा दिया ना, तो 8,000 से आपने कर दिया क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरह से आपने लेखा कर दिया। इसमें कहीं डिस्काउंट दिखाया गया नहीं,
डिस्काउंट घटा देते हैं, व्यापारिक कटौती घटा करके हमने लेखा करते हैं। लेकिन दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा हमारा नगद कटौती है। अब नगद कटौती वास्तविक में वास्तविक हानि है, क्योंकि ये दे रकम पे होता है। आपने माल बेच दिया, बेचने के बाद जो रकम आया उस पर आप छूट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जल्दी से जल्दी पेमेंट मिल जाए। अच्छा, होता क्या है ना, कभी कभी जो है ग्राहक आपका पेमेंट फंसा देता है, लंबे समय तक चला जाता है पेमेंट फंस के। अब आपको जल्दी जल्दी पाना है तो क्या करेंगे, 8,000 रुपया उसको देना था, आपने बोला यार 8,000 मत दो तुम, चलो ऐसा है 7,500 दो, बात खत्म करो। ठीक है, अगर तुम जो है 10 दिन में दे दे तो 7,500 दोगे, 10 दिन के बाद दे तो तुम्हें 8,000 देना पड़ेगा। अब 500 का डिस्काउंट पाने के लिए ग्राहक जो है कहीं से जुगाड़ करके पैसा देगा ही देगा, है कि नहीं बात। तो इस प्रकार की कटौती को हम लोग क्या कहते हैं, नगद कटौती, है ना बात। तो विक्रेता द्वारा समय पर भुगतान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए ऋणी को जो कटौती प्रस्तावित की जाती है उसे नगद कटौती कहते हैं। इसके लिए अलग से कटौती खाता खोला जाता है जिसमें दी गई कटौती को नाम और प्राप्त हुई कटौती को जमा किया जाता है। अब यहां पर क्योंकि ये कटौती दिया जाएगा तो एक्चुअल में आपके लिए हानि होगा, अगर ये कटौती आप प्राप्त करेंगे तो एक्चुअल में आपके लिए लाभ होगा, है ना बात। तो इसीलिए इसे लेखांकन की पुस्तकों में दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर जो है दी हुई कटौती का लेखा किया गया है, ठीक है, समझिए बात। जब आप पैसा प्राप्त करेंगे तो आप कटौती देंगे, जब आप पैसा का भुगतान करेंगे तो आप कटौती लेंगे, है ना बात। तो इसीलिए कैश के साथ ये चिपका रहता है। जैसे यहाँ पे धन प्राप्त हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सेल्स अकाउंट, है ना बात। कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आ रहा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्योंकि आप कटौती दे रहे हैं, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया। तो यहाँ पर आपको जो है छूट को उस तरह से शो करना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसी को लेते हुए यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री है। इस जर्नल एंट्री को भी आप क्या करेंगे, अपने उदाहरण के जरिए पहले समझ लेंगे। आपके किताबों में छूट से संबंधित उदाहरण दिया हुआ, क्या क्या हमने समझाया, छूट वाला उदाहरण, बैंक संबंधी वाला उदाहरण और संपत्ति को क्रय वाला उदाहरण, हरास वाला, ये तीनों प्रकार के आप उदाहरण को अपने किताबों से देखिएगा। उसके बाद जाके ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको जो है पूरा बात क्लियर हो जाएगा। तो ये भी आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। तो बढ़िया से इसको पढ़ेंगे, सारा एकदम जबरदस्त है। यहाँ पर आंसर भी दिया, आप मैच कर लेंगे, ठीक है, बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो है इस पूरे के पूरे चैप्टर को अपना रिवाइज कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सीख लिया जर्नल के बारे में कि जर्नल कैसे बनता है, किस प्रकार से होता है। चैप्टर बहुत बड़ा है, उतना डिटेल के साथ यहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटे में हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन ओवरऑल व्यू इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे जब अपने से पढ़े, चीजों को थोड़ी मोड़ी समझे रहेंगे और अपने से पढ़ेंगे तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और आप अपने किताब का हेल्प लेकर के एक बार रिवाइज तो करिए, इस वीडियो को देखिए और फिर रिवाइज करके देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पूरा का पूरा जर्नल समझ में आएगा। रूल्स रेगुलेशन भी आपको दिया जा चुका है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कर लिया जर्नल को कंप्लीट, ठीक बात। होमवर्क के तौर पर हमने जो है 2 क्वेश्चन जो है दे ही दिया है, 2 न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर आपको लगा करके दिया है। लेकिन वो 2 न्यूमेरिकल्स आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपने किताब से जो है जो टाइप्स के हमने यहाँ पे बताया है बात, उन सभी टाइप्स के जर्नल एंट्री को अपने किताब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल करते करते ही मैक्सिमम आपको आ जाएगा। कौन सा नियम लगाते हुए, ट्रेडिशनल नियम लगाते हुए, मन है तो मॉडर्न नियम लगाते हुए, तो मॉडर्न वाला रूल लगाइए या फिर आप जो है ट्रेडिशनल वाला लगाइए, दोनों में से कोई भी रूल लगाइए, बस जनरल एंट्री आ जाएगा आपको बहुत आराम से, क्योंकि दोनों हमने आपको समझा दिया, ठीक बात। तो अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। बस यहीं पर करते हैं हम इस वीडियो की समाप्ति, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग खाता बही और आगे की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।